हेलो गाइस। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन। ठीक है, मैं हिंदी में जो है यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं, तो इस हिंदी नोट्स के ज़रिए जो है आपको यूनिट समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप जानते हैं कि ऑनेस्ट ट्रेंड पाठशाला पे डीएलएड का कोर्स कराया जा रहा है ऑनलाइन। तो बाकी के सब्जेक्ट भी उठाए गए हैं और उसका पहला पहला यूनिट भी कराया है, लेकिन आज जो हमने सब्जेक्ट उठाया है वो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। तो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारा जो यूनिट है ना, यूनिट 1 पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उद्देश्य। एक्चुअली ना हमारे ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में 5 यूनिट है, टोटल है 5 यूनिट। तो पहला जो यूनिट है ना, इकाई, उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उद्देश्य। तो ये जो वीडियो है, ये आप जो ये वाली वीडियो देख रहे हैं, ये इकाई 1 का पार्ट 1 है। क्योंकि ये वाला चैप्टर ना बहुत बड़ा था, तो इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। एक तो जिसमें हम जो है पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, और इसी चैप्टर में एक टॉपिक और है आगे, वो है इकोलॉजी का, है ना, पारिस्थितिकी, आपने पहले भी सुना होगा। तो उसको हम ना पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो इस तरह 2 वीडियो में हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से जो हमारे यूनिट हैं टोटल 5, वो भी हम 2-2 वीडियो में करके अच्छे से जो है कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि चैप्टर जो है, यूनिट जो है, वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देख लेंगे। हमारा एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। चैप्टर पूरा होगा, यूनिट पूरी होगी, कोई भी टॉपिक जो होगा ना वो मिसिंग नहीं होगा। तो ये है पार्ट 1 यूनिट 1 का, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उद्देश्य। मैं तीसरी बार बता रही हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा है, सबसे पहले जब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पर्यावरण के बारे में पता होना चाहिए। अब ये पर्यावरण कोई नई चीज़ तो है नहीं, स्कूल टाइम पे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। लेकिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली पढ़ना कि उसका मतलब क्या है। पर्यावरण के अंदर तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं कि पहाड़, पेड़ पौधे, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी पर्यावरण है। लेकिन पर्यावरण जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो आखिर है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये पहला यूनिट है, तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर या फिर कोर्स को तो ज़रूर डिफाइन करेगा ही ना। तो सबसे पहले हम परिचय से शुरू करेंगे। जो पर्यावरण है, हमारे आसपास का वातावरण है जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहलाता है ये। ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण वो सामाजिक भी हो सकता है, ठीक है, वो असामाजिक भी हो सकता है, वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक भी हो सकता है। बस क्या है, जिसमें सभी जीवधारी रहते हैं। जीवधारी यानी हम लोग, जिनके अंदर जीवन है, चाहे वो जीव हो, जंतु भी हो सकते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है, पर्यावरण है। अब ये देखो कि हमें जो है ना ब्रॉड लेवल पे सिर्फ 2 पार्ट पता होते हैं पर्यावरण के। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि ये दोनों ना पूर्ण रूप में नहीं होते। क्या प्राकृतिक तो सिर्फ प्राकृतिक हो सकता है? क्या नदियाँ जिसका पानी बह रही है वो पानी बहता ही रह रहा है? नहीं, क्योंकि उसमें हमारा भी तो हस्तक्षेप है, मानव का भी तो हस्तक्षेप है ना। हम उसका पानी पी लेते हैं या फिर जो है उससे बिजली बना लेते हैं, कुछ भी हाइड्रा पावर से जो बिजली बनाते हैं वो। तो इसका मतलब ना कि प्राकृतिक जो है ना हमारा, वो भी टोटल प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। उसी तरह से मानव निर्मित भी पूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि मान लो हमने कुछ भी बना लिया, जैसे हम बनाते हैं टेबल या चेयर लकड़ी की, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से हमने बनाई है? नहीं। अब ये बताओ, जो लकड़ी है वो कहाँ से आई? वो तो प्रकृति से ही आई ना। तो कहीं ना कहीं प्रकृति से ही हम प्रकृति से भी जुड़ गए। तो जो प्राकृतिक और मानव निर्मित, ये 2 पार्ट होते हैं पर्यावरण के, ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते, ये अपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पर्यावरणीय अवनयन। अब ये नया सा शब्द है, आप कहेंगे अवनयन क्या होता है? तो मैं बता दूं कि ये जो हमारा पर्यावरण है, आप जानते ही होंगे आजकल मानव कितना ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है इसके अंदर, कितना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं अपने पर्यावरण को। तो उसके कारण क्या होता है कि पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति आ जाती है। जैसे जितने भी साइकिल है ना हमारे, वो बिगड़ जाते हैं, टाइम से बारिश नहीं होती, बाढ़ आ जाती है कभी कभी, तो भूकंप आ जाते हैं। तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय अवनयन। ठीक है, बस शब्द नया है, डेफिनेशन पुरानी ही है। आगे हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है इसके बारे में, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है।
तो संस्कृत भाषा का शब्द है परि और आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है ये परि और आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण यानी चादर। तो हमें जो चारों ओर से ढकी हुई है, जिसने हमें चारों ओर से ढका हुआ है, ऐसा कंबल, ब्लैंकेट या चादर जो है वही क्या है, पर्यावरण है ना। ये तो हो गई संस्कृत भाषा से जो लिया है हमने पर्यावरण शब्द की बात। लेकिन हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो अब इन्वायरमेंट कैसे आया, ये फ्रांसीसी शब्द था इन्वायर्ड, है ना, इन्वायर्ड, ईडी लग जाता है लास्ट में, इससे आया था ये फ्रांसीसी शब्द। इन्वायरमेंट से क्या बना है, इन्वायरमेंट। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो इन्वायरमेंट है ये शब्द कहाँ से आया है, तो ये भी शब्द था जर्मनी का, UMGEBUNG, इस शब्द से। तो सबसे पहले जर्मनी का शब्द ये वाला आएगा, फिर फ्रांसीसी का शब्द ये, और देन लास्ट में इंग्लिश का शब्द बनाया हमने इन्वायरमेंट, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो परिचय आपको आई होप कि समझ आया होगा। बात करते हैं परिभाषा की। तो देखिए यार कि ये जो परिभाषा होती है ना गाइज, वो हम अपनी तरीके से तो लिखते ही हैं, लेकिन हमें किसी न किसी राइटर या किसी बड़े महान व्यक्ति की लिखनी पड़ती है। और जब हम उसकी परिभाषा लिखते हैं तो एज ए टीज लिखते हैं, उसमें एक कोमा की भी चेंज नहीं कर सकते हम। तो एक हमारे जो हैं बड़े वैज्ञानिक हुए हैं वही रॉस नाम के, उन्होंने क्या परिभाषा दी है पर्यावरण की, कि पर्यावरण को किसी बाहरी बल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें प्रभावित करता है। यानी बाहरी बल जो हमारे बाहर, हमारे शरीर के बाहर जो भी ऐसे फोर्स हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिससे हमें चेंज आता है, वो क्या है, पर्यावरण है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में एक अलग विषय के रूप में। अब हमने पर्यावरण की परिभाषा पढ़ ली, अर्थ पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे कि एक अलग से सब्जेक्ट कैसे बना, ये इन्वायरमेंट साइंस क्यों बनाया गया, ज़रूरत ही क्या थी इन्वायरमेंट साइंस बनाने की या इन्वायरमेंट स्टडीज़ बनाने की, क्या ज़रूरत थी ये सब्जेक्ट बनाने की। तो ये एक कहानी है छोटी सी, आप इसको पढ़ेंगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों सब्जेक्ट बनाया, क्यों हम 9th 10th में पढ़ते हैं, जबकि 6 to 8 तो हमारे पास नहीं होती। पर्यावरण की एक किताब होती है लेकिन वो क्लास में उसकी कोई क्लास ही नहीं होती, मेरी तो नहीं होती थी जब मैं स्कूल टाइम पे थी, ठीक है। तो कक्षा 6ठी से 8वीं की बात की जाए, हम सरकारी स्कूल की ही बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण संबंधी मुद्दे व जागरूकता, देखो पर्यावरण जिसमें हम रह रहे हैं हम उसी के बारे में नहीं जानते थे, उसमें हम कितनी चेंजेस कर रहे हैं, कितने बदलाव ला रहे हैं और कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, ऐसी जागरूकता ही नहीं थी ना हमारे अंदर। तो ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी, इसको एक अलग विषय बनाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या था कि 21वीं सदी जो कि चल रही है, इसमें क्या किया 6 to 8th क्लास में जो है हमने एक अलग से किताब बना दी इन्वायरमेंट स्टडी की, वो हम एक्स्ट्रा में किताब दे देते थे। बात करते हैं 1972 की। 1972 में क्या हुआ था, स्वीडन में एक पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराया गया, जिसमें क्या क्या बातें की गई कि इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित हो रहा है, लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे कैसे संरक्षित कर सकते हैं, एक टाइम बाद इसमें कितना बदलाव आ जाएगा, ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इन सारी बातों को जो है इस सम्मेलन में किया गया था। देखो सम्मेलन जब होता है ना वो भी अंतर्राष्ट्रीय है, तो उसमें बहुत सारे देशों के जो होते हैं प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। और आपको पता है कि इन्वायरमेंट किसी एक देश का तो है नहीं, साझा संपदा होती है ना जो पर्यावरण होती है, यानी सबका है। अगर हम पर्यावरण दूषित कर रहे हैं तो सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं होगा, औरों को भी तो होगा, क्योंकि वो भी इसी पर्यावरण में रहते हैं। आगे बात करते हैं कि हमारा जो कोठारी शिक्षा आयोग था 1946 की बात कर रही हूँ मैं, 64 कोठारी शिक्षा आयोग, ठीक है। 1964 से 66 2 साल के अंदर क्या किया गया कि क्लास 3 और 4 जो हमारी प्राइमरी की क्लासेस होती हैं 3 और 4 में एक अलग से विषय दिया गया, हमें पर्यावरण की किताब अलग से दी गई। उसके बाद और क्या किया उन्होंने कि क्लास 6 to 8 में क्या किया कि पर्यावरण को सोशल स्टडीज़ में ही घुसा दिया। SST होती है ना जो हमारी, SST का ही एक हिस्सा मान लिया गया उसको। उसके बाद बात करते हैं हम NCERT की। तो 1988 में इन्होंने पर्यावरण अध्ययन को 1 तथा 2 पर रखा, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या हुआ, ये समाजशास्त्र। NCERT का ये जो मैं बात कर रही हूँ ना 1988 का, इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी। इन्होंने कहा कि पर्यावरण अध्ययन को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे रखेंगे, लेकिन फिर जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, जब हम 9th वगैरह में आ जाते हैं,
तो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट साइंस क्या होता है, समाज शास्त्र का ये एक हिस्सा होता है। हम कहते हैं हाँ भाई सोशल साइंस के अंदर ही आता है ईवीएस, जैसे ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल आता है ना, वैसे ही। लेकिन अब और आगे बढ़ते हैं, 1988 से और आगे आ जाओ, बात करते हैं 2000 की। साल 2000 में क्या हुआ, हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो है उसने क्लास 9th में क्या कर दिया, ये स्वतंत्र विषय हो गया। जब आप 9th में जाते हो तो आपको 4 किताबें मिलती है SSTE, जिसमें से की क्या होती है कि एक ये वाली भी होती है, इन्वायरमेंट साइंस की भी होती है। कई स्कूलों में चूज़ भी करना होता है, कई में नहीं भी करना होता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो आप यही लिखेंगे कि 2000 में क्या किया गया कि क्लास 9th में इन्वायरमेंट साइंस को स्वतंत्र विषय बना दिया गया, एक वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया। 2005 में उसी हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान ने क्या किया, 3rd और 5th क्लास में, 3rd से 5th क्लास, 3rd 4 और 5th यानी 3 क्लासेस में, इसमें भी पाठ्यक्रम में से इसको अलग विषय बना दिया गया। जैसे बाकी की किताबें होती हैं वैसे ही इन्वायरमेंट साइंस को भी पढ़ाया जाता है। और क्यों पढ़ाया जाता है मैंने बता दिया, क्योंकि जागरूकता फैलानी है। पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है हम लोगों से, तो हम उसे कैसे बचाएं, ये सारे उपाय बच्चों को बताए जाते हैं। बात करते हैं पर्यावरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। पर्यावरण को कैसे वर्गीकृत करें, भाई हमारे बाहर की चीज़ें पर्यावरण है हमने बता दिया, तो ये भी तो बताओ कि कितनी सारी तो चीज़ें हैं बाहर, है ना। अब अगर आप आँख खोलोगे चारों तरफ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, बहुत सारे मतलब अलग अलग वर्गीकरण भी आपको मिल जाएंगे, आपको खुद भी पता है। एक तो प्राकृतिक और मानव निर्मित मैंने ऊपर बता दिया, लेकिन एक हमारे हुए हैं बहुत ही महान व्यक्ति कर्ट नाम के, कर्ट लेविन, इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, इसे हमारी बहुत मान्यता दी जाती है। तो अगर आप इसको एग्जाम में लिखते हैं तो बिल्कुल 100% ये ठीक होगा। तो इन्होंने जो है ना 3 वर्गीकरण किया। पहला तो क्या किया, भौतिक या फिर प्राकृतिक हैं, दूसरा कर दिया सामाजिक, और तीसरा कर दिया सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक। तो इन तीनों को ही हम नीचे डीपली पढ़ेंगे कि क्या है। वैसे मोटा मोटा बता देती हूँ ऊपर कि जो भौतिक या प्राकृतिक होगा, आप नाम से ही समझ जाओ, इसमें प्रकृति से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे भौगोलिक, जगह जगह अलग अलग जगह, पहाड़ी क्षेत्र अलग हो गए, नदी वाले क्षेत्र अलग हो गए, है ना। जलवायु, हर जगह की जलवायु अलग होती है। मौसम, आकाश, जल, वायु, वनस्पति। आकाश में क्या हो जाएंगे, हमारे कितने सारे मंडल है वायुमंडल के, है ना, वो सारे आ जाएंगे। जल में समुद्र वगैरह, वायु, वनस्पति, हर जगह की अलग होती है। सामाजिक की बात करें तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों ही अवस्थाएं आ जाती हैं। समाज और समुदाय भी आ जाता है, तो हमारे बाहर एक सामाजिक समुदाय भी है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक। तो जब आप अपने बाहर देखते हो तो कई तरह के रीति रिवाज, नैतिक मूल्य, कानून व्यवस्था, जितने भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो कर्ट ने जो है ये 3 वर्गीकरण किया था, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है, यहाँ तक कि सीटेट में भी आगे जो है ना ये कर्ट लेविन का आता है, क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख घटक। वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसके अंदर अभी पढ़ लिया। अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख घटक कौन से हैं। घटक यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, तो ये जो है ये सर्वसामान्य है, किसी भी एक वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे वो है जो सबने माना है, जो हमारी किताबों ने भी माना है। तो उसमें क्या किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के घटक को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पर्यावरण, एक मानव, दूसरा प्रकृति, और तीसरा जो है ना हमारा वो है, मैं दिखा देती हूँ, अब इसको पढ़ाएंगे, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान, ये तीसरा है, ठीक है। तो पहले 1 से पढ़ेंगे। पहला क्या है, मानव, सबसे बड़ी बात मानव। जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बात ही कौन कर रहा है, अगर हम ही ना होते तो, मानव यानी मनुष्य, हम लोग, है ना। तो मानव का, जब हम मानव की बात करते हैं ना पर्यावरण घटक में, तो हम 4 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ये हैं वो 4 पॉइंट, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मानव का दूसरे मानव से संबंध, कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से क्या संबंध है, फिर वो संबंध ही तैयार करता है आपके बीच का वातावरण या पर्यावरण। दूसरी चीज़, मानव का विभिन्न संस्थाओं से संबंध, कि आपस में संबंध कैसा है, उसके बाद दूसरी संस्थाओं से संबंध कैसा है, उसके बाद मानव का ब्रह्मांड से संबंध,
हमारा ये ब्रह्मांड है, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, हवा वायु, ये सारी चीज़ें, इनसे क्या संबंध है, हम उससे कैसे जुड़े हुए हैं। चौथी बात, मानव का अन्य तत्वों से संबंध, बाकी जितने भी तत्व हैं हमारे बाहर, मानव का उनसे क्या संबंध है, ये तैयार करता है पर्यावरण का एक प्रमुख घटक। तो मानव जो है पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख घटक है पहला। उसके बाद आते हैं हम प्रकृति पे। तो जब प्रकृति की बात करें, बहुत ही बड़ा टर्म है प्रकृति, सब जानते हैं, हाँ भाई, नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचर, प्रकृति। तो जब हम प्रकृति को पढ़ते हैं तो इसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं मेनली, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, इंग्लिश में बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है ना। तो जैविक में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, देखो बात तो हो रही है नेचर की ही, प्राकृतिक ही होंगी, लेकिन जैविक में वो चीज़ें आएंगी जिनमें जीवन हो, जैसे पादप और जंतु, पेड़ पौधे, हम लोग और जंतु, जानवर, पक्षी, ये सारी चीज़ें। अब आप कहोगे कि अजैविक में क्या आएगा भाई, तो संसाधन आ जाएंगे, भूमि, जल, ऊर्जा, वायु, है ना। इनमें तो ये हमारे जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन इनमें खुद थोड़ी ना जीवन होता है, पेड़ पौधों में होता है, लेकिन भूमि में, जल में, इनमें नहीं होता है, ये भी प्राकृतिक, ठीक है। इसके बाद चलिए, ये जैविक और अजैविक, ये दो चीज़ें तो पढ़ ली। इसके अलावा जो है प्रकृति का वर्गीकरण है, उसे और अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो नीचे दिया गया है। ये मैंने टेबल बना रखी है, हाँ जी, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपका जो है ना प्रकृति वाला जो ये है टॉपिक, ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे आते हैं समाप्त ना होने वाले, समाप्त ना होने वाले जो संसाधन होते हैं, जैसे कि वायु, सौर, ताप और प्रकाश। बताइए, वायु समाप्त हो जाएगी क्या? अगर समाप्त हो गई ना तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सौर, जो हमें सूरज, हमारा सौर ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है, क्या वो समाप्त होगा? नहीं। ताप, प्रकाश, ये चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती। और जो समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, चलो इनकी तो बात ही खत्म हो गई कि ये समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं समाप्त होने वाली, इसमें वन, वन्य जीव, खनिज, तेल, ये सारी चीज़ें ऐसे संसाधन हैं ये जो समाप्त हो सकते हैं। तो इनके भी नीचे दो डिवीज़न करे गए हैं, इन डिवीज़न को बहुत अच्छे से समझो भाई, वरना हो सकता है चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाए, है तो आसान लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें। तो ये जो समाप्त ना होने वाली चीज़ें हैं ये तो ख़त्म ही हो गई यहाँ पे भाई, कि ये तो समाप्त होगी नहीं, लेकिन जो समाप्त होने वाले हैं इसमें दो तरह के होते हैं, एक बचाए रख सकने वाले और दूसरे क्या होते हैं, पूर्णतः समाप्त होने वाले। तो पहले बात करते हैं पूर्णतः समाप्त होने वाले। तो जो पूर्णतः समाप्त ही हो जाएंगे उनकी तो बात ही खैर कुछ नहीं, अब वो ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं ना समाप्त होने वाले, जैसे तेल, कोयला और वन। अगर एक बार वन इस पृथ्वी से खत्म हो गए ना तो खत्म ही हो जाएंगे फिर, ठीक है। कोयला भी, अगर नीचे खानों में कोयला है, हमने निकाल लिया है, सारे निकाल रहे हैं, देन वो ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म ही हो जाएगा, दोबारा हम नहीं बना सकते। हाँ, उसका अल्टरनेट बना सकते हैं, लेकिन कोयला नहीं बना सकते। तो अब ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन रह गया हमारा बचाए रख सकने वाले। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पुनः नया होने वाले और एक होता है देरी से पुनः नया होने वाले। यानी कि कुछ जो संसाधन होते हैं बचाए रखने वाले, उसमें कुछ तो जल्दी से नए हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत देर से होते हैं। जैसे कि जो जल्दी से हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी होते हैं, वो है वन और जीव और जंतु। हम वनों को बचा सकते हैं ना, और पौधे लगाएंगे बहुत सारे तो जल्दी ही हम कवर भी कर सकते हैं। जीव जंतुओं को भी, स्पीसीज़ को बचाएंगे, बचा के रखेंगे, तो नए नए जीव जंतु भी वो लोग आगे पैदा करेंगे। लेकिन जो देरी से नए होते हैं वो क्या है, भूमि। आपने मिट्टी की कहानी तो पढ़ी होगी ना, कितने साल लग जाते हैं मिट्टी के कण को बनने में। एक बड़ा सा चट्टान जो गिरता हुआ आता है और फिर आके धीरे धीरे कितना छोटा सा कण बन जाता है। तो जो भूमि है हमारी, ये बहुत ही देर से नहीं होती है, तो इसको जो है प्रदूषित ना करें, ठीक है ना। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कितने कैंपेनिंग चलते हैं। तो दूसरा प्रकृति भी हमने पढ़ लिया। हमारा तीसरा घटक है सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक संस्थाओं के बारे में, ठीक है। सामाजिक संस्था, सामाजिक संस्था में क्या आता है, एक चीज़ आती है परिवार। जो हमारा समाज है, अगर हम सामाजिक संस्था की बात करें, ये हम EVS पढ़ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा समाज होगा, सामाजिक संस्था होगी, वो हमारा परिवार है। और परिवार कितने तरीके के होते हैं, दो, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार में क्या होता है,
माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे यानी जिनकी शादियाँ ना हुई हो वो, और संयुक्त परिवार में आपको पता है ये पूरी जॉइंट फैमिली होती है, विवाहित बच्चे होते हैं, भाई भी होते हैं, भाइयों के बच्चे, कजिन्स सब होते हैं, है ना। तो ये तो था हमारा सामाजिक संस्था। अब बात करते हैं सांस्कृतिक संस्था की। तो सांस्कृतिक संस्था में क्या आ जाएगा, हमारा ये भी पर्यावरण का एक घटक है। सांस्कृतिक संस्था में ऐसा हमारा घटक है ये कि बाहर ये रीति रिवाजों से हमें परिचित कराता है। जैसे वरिष्ठ नागरिक क्लब, जगह जगह आप देखोगे कि वरिष्ठ नागरिक क्लब बने, वहाँ पे जो है ना बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी जा रहे हैं, उनका क्लब है, वो वहाँ पे बातें शेयर करते हैं या किसी मुद्दे पे बात करते हैं। फिर राष्ट्रीय संस्कृति अकादमी या अकेडमी बोलते हैं इंग्लिश में, जो नेशनल लेवल की होती हैं, वहाँ पे भी बहुत लोग जाते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो वो भी एक तरह का सांस्कृतिक पर्यावरण बनाते हैं। उसके बाद साहित्य परिषद, सिंधी, उर्दू, पंजाबी अकेडमी, हर लैंग्वेज की भी अकेडमी बनी हुई है ना, जगह जगह पे तो लैंग्वेज चेंज होती रहती है। हमने अदर सब्जेक्ट में पढ़ा था इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, है ना, हिंदी भाषा शिक्षण में, कि भाषा जो है कैसे, भाषा के घटकों को पढ़ा था हमने कि भाषा जगह जगह पर बदलती है। उसके बाद नाटक, संगीत, नृत्य अकेडमी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 3 प्रमुख घटक थे जो मैंने आपको पढ़ाए। तो ये पार्ट 1 में जो है ना आधा यूनिट ख़त्म हो गया है। अब जो आधा यूनिट है वो पार्ट 2 में ख़त्म करेंगे, जिसका टॉपिक है इकोलॉजी। तो जल्दी ही वो वाली वीडियो भी आ जाएगी। जब तक के लिए इसको पढ़िए और हम पढ़ेंगे ईवीएस। तो मैंने ईवीएस की जो पहली वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें कि इकाई 1 का पार्ट 1 है वो, ठीक है। पूरी इकाई कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसलिए हमने उसमें इकाई 1 को यानी यूनिट 1 को आधा कंप्लीट किया था। अब जो ये पार्ट 2 है इसमें जो है यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट 1 का जो नाम है मैं फिर से बता देती हूँ, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उद्देश्य। तो हमने जो इससे पहले निर्धनता वगैरह पढ़ लिया था। इसके बाद हम आते हैं ये जो टॉपिक है पर्यावरण की समस्याओं का वर्गीकरण, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसमें वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेनली जो 4 प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट को फेस करनी पड़ रही है आज की डेट में, वो है जनसंख्या वृद्धि, यानी जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो इन्वायरमेंट का उतना ही ज्यादा दोहन भी कर रही है। अशिक्षा, लोगों में शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है कि इन्वायरमेंट के प्रति वो जो है अपने कर्तव्य को निभा सके। निर्धनता बढ़ रही है। दूसरी और सबसे मेन पॉइंट है प्रदूषण, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, हम लोग जो है प्रदूषण और ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो ये है हमारे पर्यावरण समस्याओं का वर्गीकरण। आप इनको ही खोल खोल के पेपर में जो है लिखेंगे। आगे चलते पारिस्थितिकी। ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। आपने इकोसिस्टम भी सुना होगा, जिसे कि पारितंत्र कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे आगे। ये दोनों ही चीजें जुड़ी हुई हैं। तो पारिस्थितिकी क्या होती है, पहले हम देख लेते हैं ये शब्द बना कैसे है। ये लैटिन भाषा के ओइकोस लोगोस, इन 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है घर और ज्ञान, यानी कि भौतिक जीवन का अध्ययन। तो पारिस्थितिकी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा भौतिक जीवन है, यानी जो मानव है या जो हम हैं, हम और हमारा जो घर है जहां हम रह रहे हैं, या हमारा जो पर्यावरण है जिसके भीतर हम रह रहे हैं, उसके बीच और हमारे बीच का जो संबंध है, उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं टेलर। उन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी जीव हैं यानी जीवित प्राणी हैं, उनका और पर्यावरण के साथ जो रिलेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ये पर्यावरण पे यहाँ पे ऐसे आएगा पर्यावरण, ठीक है। आगे चलते हैं पारिस्थितिकी के घटक। जब हम पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, मानव और जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, तो आप देखेंगे धरती पर 2 ही चीजें हैं, एक है जैविक, दूसरी है अजैविक। तो जैविक में हम लोग इंसान आ जाते हैं जो जीवित प्राणी हैं, और अजैविक में बाकी की चीजें हमारी जो प्राकृतिक हैं वो आ जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं जैविक की, तो उसमें सबसे पहले आता है उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्ट बनाता है। तो आप हमारी लाइफ के बारे में सोचिए, मम्मी तो घर में खाना बनाती हैं, लेकिन वो खाना बनाने के लिए खाना कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, हरित पादपों से। तो जो पौधे हैं, हरे हरे पौधे हैं, वो क्या हैं, उत्पादक हैं।
साथ ही प्रकाश संश्लेषण जीवाणु, जितने भी जीवाणु जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं वो भी उत्पादक हैं। साथ ही साथ रसायन संश्लेषण जीवाणु भी उत्पादक में ही आएंगे। हम बात करते हैं अजैविक की, तो यहाँ पे जो है हमारा जलवायु कारक आएगा। जलवायु कारक मीन्स वो जैविक नहीं है, वो जीव नहीं है, वो दिखाई तो देगा लेकिन वो क्या है कि हमारी तरफ बढ़ता नहीं है, उसको खाद्य नहीं चाहिए, जैसे कि प्रकाश, सूरज का तापमान, वर्षा और हमारा जो ये वायुमंडल है जिससे हम वायु लेते हैं। जैविक में दूसरे नंबर पे आते हैं उपभोक्ता। अब जो प्रोड्यूसर है, उत्पाद बन गया तो उसे खाने वाले कौन होंगे? उपभोक्ता, जिसके अंदर शाकाहारी लोग आएंगे जो पौधों को खाएंगे, मांसाहारी भी आएंगे जो जानवरों को खाएंगे, उसके बाद उभयहारी आएंगे जो दोनों खाते हैं, और मृतोपजीवी आएंगे। जो मृतोपजीवी जो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। इसके बाद जब हम इधर अजैविक में बात करेंगे तो भौमिक कारक आएगा। भौमिक यानी जो हमारी भूमि से रिलेटेड है, जैसे कि पोषक तत्व वगैरह, अम्लीयता यानी एसिडिटी जो है, और नमी। तो ये अजैविक है, ये जैविक नहीं है, ये जी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा जैविक में आता है अपघटक। अपघटक आप जानते हैं जो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपघटन का कार्य करते हैं। उसके अंदर कोई भी चीज हो, सड़ी गली सब्जी, फल के छिलके, वो उसको खाद बना देते हैं। तो ये काम कौन करता है? जीवाणु और कवक। साथ ही साथ जब हम अजैविक की बात करते हैं तो यहाँ पे भौम्य आकृति यानी भूमि की आकृति को हम पढ़ते हैं, यानी भू रूप। जो हमारी पृथ्वी है उसमें कितनी जो है परतें हैं, कहाँ से वो उठी हुई है, कहाँ से वो ढलान है ना। देखो ढलान वाला एरिया कहाँ है और ऊंचाई कहाँ है। ऊंचाई में जैसे आपके पर्वत आ जाएंगे, ढलान में आपका जो है ये आ जाएगा पठारी क्षेत्र जो होता है। तो हम ये दो तरह के पढ़ते हैं, जैविक और अजैविक, जब हम पारिस्थितिकी को पढ़ते हैं। आगे चलते हैं मैंने कहा था ना कि हम आगे जो है परितंत्र पढ़ेंगे, तो अगला ही जो टॉपिक है वो है आपका पारितंत्र। तो परितंत्र अप्रत्यय यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इकोसिस्टम आखिर है क्या? हमने इकोलॉजी तो पढ़ लिया, एंड व्हाट इज दिस सिस्टम। तो क्या हुआ था, पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये शब्द आया कहाँ से है। सबसे पहले 1935 में एजी टांसले ने क्या किया था? इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 1 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। परिभाषा की बात की जाए तो हमारे फोसबर्ग हुए हैं, उन्होंने कहा कि पारितंत्र एक क्रियाशील अंतरक्रिया है। इट इज अ वर्ब जो जीवधारियों तथा उनके प्रभावशाली पर्यावरण के मध्य भौतिक और जैविक वातावरण के साथ होती है। जीवधारी यानी हम लोग, और हमारा जो पर्यावरण है उसमें जो भौतिक और जैविक वातावरण है उसके साथ जो हमारा रिलेशन है उसी को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जब हम पारितंत्र के प्रकार की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक परितंत्र यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, जो नेचर से जुड़े हुए हैं। मानवकृत यानी जो मानव ने बनाया है, मैनमेड है। और तीसरा आता है अंतरिक्ष, जो कि इस दुनिया से बाहर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी संकट कि जो हमारा ये एनवायरमेंट है, एक तरह से जो हमारा ये संबंध बना हुआ है, इसमें खतरा क्या है? एक तो खतरा है हमारा सबसे बड़ा जनसंख्या विस्फोट, वही पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। तीव्र औद्योगिक विकास, तेजी से जो हम ये औद्योगिकरण कर रहे हैं, मशीनें ला रहे हैं, कच्चा माल जो है जंगलों से ले जा रहे हैं वो है। और अंधाधुंध खान, क्या कर रहे हैं? हम सुरंगे बना बनाकर जितना भी हमारा खान में जितनी भी हमारे रॉ मटेरियल्स मिलता है हम उसे निकाल दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए पारिस्थितिकी का बहुत ही बड़ा संकट है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा। क्या है पर्यावरण शिक्षा? मैं 2 चीज बता दूं, पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण अध्ययन। इन दोनों में जो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, और ये कई बार जो है ना हमें क्लियर नहीं होता हमारी माइंड में कि पर्यावरण शिक्षा क्या है और पर्यावरण अध्ययन क्या है। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देती हूँ। पर्यावरण शिक्षा क्या? आप देखो, एजुकेशन, शिक्षा का मतलब होता है जिस चीज को हम ग्रहण करें और अपनी लाइफ में उतारें। तो हम पर्यावरण में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम अपनी लाइफ में उतारें? तो वो है जीवन पर्यंत संपूर्ण शिक्षा, न केवल एक विषय यानी जागरूकता। दैट्स मीन कि आपको सिर्फ पर्यावरण को पढ़ना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में उतारना है, उसके लिए जागरूक होना है और क्या करना है? पर्यावरण को बचाना है उसके संकटों से। तो ये होती है पर्यावरण शिक्षा। जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं ना पर्यावरण की, तो हम खुद भी उसके अंदर शामिल हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये वाला वर्ड इसमें इस्तेमाल होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने पर्यावरण के। वहीं जब हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो हम इसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे सामाजिक और भौतिक घटकों के अंतःक्रियाओं का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं कि जो भौतिक घटक हैं, जितने भी हमारे फिजिकल जो
चीज़ें हैं वो, और जो हमारा समाज है उनके बीच जो रिलेशन है वो क्या है, कैसे मतलब जीवन आया, कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, ये सब हम पर्यावरण अध्ययन के अंदर पढ़ते हैं। अब जो पर्यावरण शिक्षा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सिर्फ एक लाइन का आंसर है, पर्यावरण के प्रति हमें क्या होनी चाहिए? जागरूकता, ज्ञान, कुशलता और सहभागिता। इसीलिए हमें जो है पर्यावरण की शिक्षा की आवश्यकता पड़ी है, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके, उन्हें ज्ञान दे सके और कुशलता आए उनमें, और वो सहभागिता यानी वो अपनी भागीदारी दे सके पर्यावरण को बचाने में। ठीक है, अगला टॉपिक है पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता। आप ही बताइए, पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्यों हमें रिजर्व करना है? क्यों हमें संसाधन बचाने हैं, है ना? क्यों हमें संसाधनों का सदुपयोग करना है? क्यों? ताकि हम अगली पीढ़ी के लिए इसको बचा सकें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम इस्तेमाल कर लें देन आगे वाले रिवार्ड में, नहीं ना। हमारे जो आगे पीढ़ी आ रही है, हमें उसके लिए भी तो संसाधन बचाने हैं। दूसरा, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मान लीजिए हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हम तो कोई अदर व्यक्ति हो सकता है जिसे वो संसाधन ना मिले, तो हमें क्या है, इसलिए भी आवश्यकता है इसके संरक्षण की। उसके बाद संसाधनों का सदुपयोग, हमें सदुपयोग करना चाहिए, बचत की भावना रखनी चाहिए, और अपव्यय रोकना। हाँ जी, अपव्यय यानी अधिक खर्च करना, मतलब हमें ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए संसाधनों को, और सामंजस्य बैठाकर रहना चाहिए कि जितना हमें आवश्यकता हो या उससे कम में अगर काम चल जाए तो हमें उतनी ही गैस जलानी है, उतनी ही लाइट जलानी है, उतनी ही लकड़ी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, उतने ही ईंधनों का प्रयोग करना है, उतनी ही गाड़ी चलानी है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें योगदान दे सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के संदर्भ में पर्यावरण, कि जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था 2005 में, उसमें क्या था, वो क्या था एक तरह से। तो ये जो रूपरेखा है 2005 की, जिसका नाम था पर्यावरण अध्ययन, इसके अंदर क्या किया गया कि प्राथमिक कक्षाओं में ये जो पर्यावरण को है एक सब्जेक्ट के रूप में लाया गया। आपको मिली हो रही ना सरकारी में, जब आप पढ़ रहे हो रही किताब 5वीं तक के बच्चों को भी पर्यावरण की किताबें अब दी जाती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो प्राकृतिक होती है, सामाजिक पक्ष, ये सारी चीजें उसमें होती हैं चैप्टर्स में, और क्या होती है, बाल केंद्रित होती है वो किताबें, ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सके और अपनी लाइफ में उन चीजों को उतार सके। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण अध्ययन की ओर अभिमुखता, कि जो हमारा पर्यावरण है उसको जो पढ़ते हैं हम, तो पर्यावरण की अभिमुखता क्या है, हम किस तरह से पढ़ते हैं, किस वे में पढ़ते हैं उसको। तो अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा के राज्य संस्थानों की स्थापना। हम क्या करेंगे जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसकी अभिमुखता ये है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग राज्यों में संस्थाएं बना रखी है हमने, जहाँ पे जो है पर्यावरण संबंधी गतिविधियां होती हैं। जैसे कि भूकंप की तीव्रता को नापते हैं हम, फिर बताते हैं कौन से राज्य में भूकंप आने के चांस हैं, या कहाँ पे बाढ़ आ रही है, उनके लिए हमें जो है सुरक्षा देनी है। उसके बाद घरेलू पाठ्यक्रम का विकास, साथ ही साथ क्या है कि जो हमारे घरेलू स्तर की बात है ना, हमारे घरेलू यानी इंडिविजुअली हमारे पास जो है ना पाठ्यक्रम का विकास होना चाहिए, हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए। वैचारिक शिक्षा पर जोर, हमें जो है ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार और प्रसार भी करना चाहिए, लोगों तक प्रचार। जब तक हम विचारों में नहीं लाएंगे, हम दूसरों को कैसे बताएंगे, तो हमारे अंदर ही विचार आना चाहिए। और छात्र केंद्रित शिक्षण, जो शिक्षण है वो छात्र केंद्रित हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी है कि वही पर्यावरण को बचाएगा, नहीं, क्योंकि स्टूडेंट भी इसी माहौल में, इसी पर्यावरण में जी रहा है, तो उसे भी क्या है, इसके अंदर सेंट्रलाइज होना चाहिए। अंतः अनुशासित उपागम, ऐसी शिक्षा जो है हम दे रहे हैं बच्चों को, ऐसी दे रहे हैं कि वो खुद डिसिप्लिन में आएगा और फिर उसको अपनी लाइफ में उतारेगा। उसके बाद आता है सामाजिक सरोकारों का उन्मूलन, कि सामाजिक रूप से जो है समस्याएं जो है हमारी समाज में, जो समस्याएं हैं उसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे या फिर कम कर देंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, कि जो हमारा प्राइमरी लेवल पे पर्यावरण पढ़ा रहे हैं हम, उसमें कौन से हम मुद्दों को रखेंगे। अब उन बच्चों को हम ये तो नहीं सिखाएंगे ना कि भूकंप कैसे आता है, हम ये बता सकते हैं कि भूकंप आए तो करना क्या चाहिए, है ना, क्योंकि वो अभी इसका दिमाग इतना नहीं है कि वो समझ पाए कि भूकंप के आने के क्या कारण है, ऐसे क्या क्या, बस इतना बता सकते हैं कि हाँ भाई भूकंप आता है और उस समय हमें क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे बचाना है खुद को, और कहीं ना कहीं हम भूकंप को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं ना हम उन्हें। तो बस इसके अंदर ये बताना है आपको कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर आप जो है बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, पर्यावरण सुरक्षा व देखभाल।
भूकंप के बारे में, बाढ़, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा और बीमारी से सुरक्षा, और जन्म संरक्षण और वर्षा जल का संरक्षण और खाद्यान्न सुरक्षा। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे विचारणीय बिंदु होते हैं जब हम प्राइमरी लेवल पर बच्चे को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं या फिर पर्यावरण शिक्षा देते हैं। तो ये पर्यावरण जो है हमारी साझी संपदा है, तो हम सबको मिलकर इसको बचाना होगा। ठीक है, तो अब जो हमारा यूनिट 1 जो है पर्यावरण का ईवीएस का यूनिट 2, इससे पहले यूनिट 1 आ चुका है और इन यूनिट 2 का जो नाम है वो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम, ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर हमारे ईवीएस का करिकुलम कैसा है, किस तरह से तैयार किया गया है, बेसिकली ये यूनिट उसी के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा यूनिट है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक आपका आता है इस यूनिट में वो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय पाठ्यक्रम का क्षेत्र। कि प्राइमरी लेवल पर जब हम बच्चे को पढ़ाने के लिए जाते हैं ईवीएस, तो फिर जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसके क्या क्या क्षेत्र हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की, जिसमें ये कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन को सभी प्राथमिक कक्षाओं में अनिवार्य कर दिया जाए। जितनी भी प्राइमरी लेवल की क्लासेस हैं उसमें इसको जो है अनिवार्य कर दिया। उसके बाद कि बच्चों को आसपास के वातावरण से जोड़ना, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि बच्चे जो है वो आसपास के वातावरण से जुड़ सके। और वो कैसे जुड़ेंगे, ईवीएस को पढ़कर। अब हम पढ़ते हैं उद्देश्य। ये अलग से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण का क्या उद्देश्य है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आएगा कि उद्देश्य जो है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के मध्य संबंध स्थापित कर पाता है बच्चा। दूसरी बात कि चारों ओर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। तीसरा, गतिविधियों द्वारा ज्ञानात्मक कौशल को अर्जन करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना। तो ये कुछ उद्देश्य थे। इसके बाद पाठ्य सामग्री का चुनाव किस तरह से किया गया है, तो इस चुनाव में जो है ना बेसिकली 6 बातों का ध्यान रखा गया है। इन 6 ही चीजों के इर्द गिर्द हमारा जो ईवीएस है वो घूमता है प्राइमरी लेवल का। पहला परिवार और मित्र, काम, खेल, जीव, पौधे। दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा जल, पांचवा यात्रा और छठा चीजें जो हम बनाते हैं या फिर करते हैं। तो कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगी कि वास्तविक लोड व उनके अनुभव से जुड़े हुए पाठों को भी जोड़ता है ईवीएस। प्राइमरी लेवल का जो हम ईवीएस पढ़ाते हैं उसमें कुछ पाठ जो होते हैं वो रियल जो लोड हैं उनसे इंस्पायर्ड होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लास 4 की एक कहानी है अनीता तथा मधुमक्खियां, जहां पर किसी रियल कहानी को दिखाया गया है ताकि बच्चा जो है वो ज्यादा जुड़ सके और संवेदनशील हो सके उसके प्रति। दूसरी चीज की वास्तविक घटनाओं या कहानियों को पाठों में लाया गया है। एग्जाम्पल के लिए कक्षा 4 में जो है एक चैप्टर है विद्यालय जाना, जिसमें वास्तविक स्थानों का वर्णन किया गया है कि कहाँ पे जो बच्चे हैं, कौन सी जगह के बच्चे किन किन समस्याओं का सामना करते हुए स्कूल जा रहे हैं। कैसे कुछ बच्चे पुल से जा रहे हैं, कुछ बच्चे नाव में बैठ के जा रहे हैं, तो कुछ पहाड़ों पे पर्वतों से आ रहे हैं। तो ये जो है ना वास्तविक घटनाओं और कहानियों से भी संबंधित होती हैं। एक और पार्ट है जो दीवार के पार, वो भी वास्तविक घटना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन और भाषा। और इसका मतलब पर्यावरण अध्ययन का भाषा व गणित शिक्षण के साथ सह संबंध है हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो हमारा ईवीएस है पर्यावरण, उसे हम भाषा के साथ कैसे लिंकअप करेंगे। भाषा जो होती है हमारी इंग्लिश हो गई या हिंदी, और गणित यानी मैथ के साथ। तो सबसे पहले भाषा के साथ देख लेते हैं कि भाषा और पर्यावरण का क्या लिंकअप है। पहली बात कि पर्यावरण अध्ययन के छात्र अभिव्यक्ति के मामले में असशक्त होते हैं। कि जो ईवीएस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनका लैंग्वेज पे कमांड नहीं होता। उन्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है, लेकिन लिखना कैसे है या समझाना कैसे है, शब्दों की कई बार उन्हें कमी हो जाती है क्योंकि वो भाषा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये गलत बात है, यहाँ पे भाषा अर्जन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, विज्ञान के सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट व्यक्ति या व्यक्त करना भी आवश्यक है। हाँ जी, क्योंकि हम ईवीएस को विज्ञान मानते हैं तो इसलिए यहाँ पे विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, जो बच्चा विज्ञान पढ़ता है या मैथ्स पढ़ता है तो वो प्रैक्टिकल्स पे जोर देता है ज्यादातर। साइंस में भी बच्चा क्या करता है कि शब्द लिख दिया और बस क्लियर हो गया, वो ज्यादा इलेबोरेट नहीं करता चीजों को।
तो मतलब मान लीजिए आपको कोई चीज आती है एज अ टीचर, आपको पता है कि ग्रेविटेशन क्या है, लेकिन सिर्फ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन भर बोल देना काफी नहीं होता ना। हम ग्रेविटेशन को और किस तरीके से बच्चे को समझाएं, इसके लिए ना हमारे पास भाषा होना, वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत जरूरी है। यही यहाँ पे बोला गया है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भाषा अच्छी हो जाए ईवीएस के मामले में, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आविष्कारों पर निबंध लिखवा सकते हैं बच्चों से कि जो आविष्कार हुए हैं ईवीएस में या साइंस में, उनके ऊपर निबंध लिखो, क्योंकि निबंध जो है वो पूरा प्योर थ्योरेटिकल होता है। तो जब उसे लिखेगा बच्चा तो उसका कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगा। और क्या करवा सकते हैं, एक वैज्ञानिक के जीवन इतिहास का विवरण लिखना। एक वैज्ञानिक का नाम दे दिया, वो तो साइंस से रिलेटेड है ना, वो तो ईवीएस से जुड़ा हुआ है ना वैज्ञानिक, उसके जीवन के ऊपर लिख लाओ पूरा 2-3 पेज। और अभिव्यक्ति समीक्षा हेतु विज्ञान के छात्रों में संलग्न रखना कि बच्चों जो विज्ञान के बच्चे हैं या ईवीएस के बच्चे हैं उनको भी अभिव्यक्ति समीक्षा, यानी कि जहाँ पे भी अभिव्यक्ति का कार्यक्रम चल रहा हो वहां पे उनको भी संलग्न कराएंगे, जोड़ेंगे। और वैज्ञानिकों की जीवनियां पढ़ना, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन सब की जो बायोग्राफीज वगैरह हैं वो हम पढ़ने के लिए दे सकते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है जिससे भाषा पर स्ट्रांग कंट्रोल आ जाएगा बच्चों का। तो ये था हमारा भाषा के साथ लिंकअप ईवीएस का। अब बात करेंगे गणित की। तो पर्यावरण अध्ययन और गणित, इन दोनों में क्या सहसंबंध है तो देख लीजिए। गणित ने वैज्ञानिक नियमों को सुदृढ़ किया है। जो वैज्ञानिक नियम है, बात यहाँ पे हो रही है सीधे सीधे फिजिक्स की, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। तो गणित अगर नहीं होता तो क्या वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाता? क्या हम साइंस के जो इक्वेशंस है वो निकाल पाते? नहीं। तो विज्ञान शिक्षण हेतु गणित की पृष्ठभूमि आवश्यक है। अगर आप विज्ञान या ईवीएस पढ़ रहे हो तो आपका ये बेसिक मैथ जो है वो क्लियर होना चाहिए। रासायनिक समीकरण, भौतिक विज्ञान जो होता है, वही मैं जो फिजिक्स की बात कर रही हूँ उसी की बात हो रही है यहाँ पे। और दोनों विषयों के बीच समन्वय होना आवश्यक है, मैथ में भी और पर्यावरण में भी, ठीक है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। अगला टॉपिक है पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा सीखना। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है? को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी जो हम पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज बच्चों से कराते हैं उसके द्वारा भी बच्चे सीखते हैं। अब हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। पहला, नाटक, मंचन, अभिनय, आप ये मंच पर करा सकते हो। वाद विवाद, डिबेट्स करा सकते हैं हम, कोई भी ईवीएस का टॉपिक ले लिया और डिबेट करा दी। कहानी वाचन या कहना, कोई कहानी किसी रियल इंसिडेंट से जुड़ी हुई। गीत रचना, भ्रमण, हम कहीं किसी हिस्टोरिकल या किसी भी अच्छी जगह पे अभ्यारण्य में घुमाने ले जा सकते हैं बच्चों को। खेल व खेल प्रतियोगिताएं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका महत्व क्या होगा कि क्रिया द्वारा बच्चा सीखेगा। इन सब में या जो क्रियाएं होंगी उसके द्वारा बच्चा सीखेगा। जीवन संबंधी शिक्षा बच्चे को मिलेगी, स्वाभिविकता आ जाएगी और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी यहाँ पे काम करेगा। मान लीजिए कुछ बच्चे जो है इंटरनल एग्जाम्स में तो अच्छा नहीं लिखते, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज में वो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर लेते हैं, है ना। तो ये चीजें जो होंगी महत्वता रखती हैं ईवीएस में। अगला टॉपिक है, मतलब थोड़ा अलग ही टॉपिक आ गया है हमारे इस यूनिट की बात की जाए तो। यूनिट मतलब नाम तो प्राइमरी लेवल का पाठ्यक्रम था, लेकिन ये कुछ अलग ही टॉपिक आ गया है, पर अब जब सिलेबस में है तो हमें पढ़ना होगा। टॉपिक है स्मरणोत्सव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी जो हमारा पूरा कैलेंडर है एक साल का, उसमें हर महीने में कौन कौन से ऐसे दिन आते हैं जो हमें स्मरण रखने होते हैं, याद रखने होते हैं। तो अगर एक एक करके याद किया जाए ना तो एक महीने का याद रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर महीने हर दिन कोई ना कोई डे होता ही है, कई बार हमें मालूम भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने सारे नहीं लिखे, हर महीने के 1, 2, 3 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईवीएस से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया है। और मेरे ख्याल से अगर आप इतना याद कर लेते हैं और लिख लेते हैं तो बहुत होगा, इनफ होगा। और इसका मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा तो क्वेश्चन भी कुछ खास इससे रिलेटेड आया हुआ नहीं था इस टॉपिक से, लेकिन मैं कह रही हूँ बार बार कि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। पिछली बार नहीं आया, क्या पता इस बार आ जाए, है ना। तो हमें कम से कम हर महीने के 1 और 2 तो पता ही होने चाहिए। जैसे बात करेंगे जनवरी से और जाएंगे दिसंबर तक। तो जनवरी में सबसे पहले बहुत ही, ये तो सबको याद होगा, 26 जनवरी को आता है हमारा गणतंत्र दिवस। उसके बाद 27 को ही आता है प्रलय पीड़ितों की स्मृति में स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा।
तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे ना, 26 जनवरी के तुरंत बाद 27 जनवरी आ जाएगी, है ना, और उस दिन ये वाला डे मनाया जाएगा। बात करते हैं फरवरी की, तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस आता है। 6 को स्त्री जननांग विकृति और शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस आता है। 13 को विश्व रेडियो दिवस। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय की अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, इन्हें जरूर याद कर लें आप। मार्च की बात करेंगे, 8 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, बहुत जरूरी है। 3 को विश्व वन्य जीव दिवस और 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो अभी गया है। 20 तारीख को खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 21 को वन या पेड़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आप राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जरूर देख लें। 22 को विश्व जल दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं अप्रैल में, तो यहाँ पर आता है 2 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 6 को खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 को रवांडा नरसंहार ए शिकार लोगों के स्मरण का दिवस। 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 22 को अंतर्राष्ट्रीय माँ पृथ्वी दिवस। आगे चलते हैं मई में अगर 3 मई की बात की जाए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 8 और 9 के बीच में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले लोगों का स्मरण दिवस। और 17 को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस। ठीक है, जून में है पहले 1 जून को आएगा विश्व माता पिता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 21 जून को योगा दिवस। ठीक है ना। जुलाई की बात करें तो जुलाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस और अगस्त में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ये सबको पता है। सितंबर में 5 को शिक्षक दिवस और 8 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अक्टूबर में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, तो उस दिन हम मनाते हैं अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 5 को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। नवंबर में 14 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस, 19 को विश्व शौचालय दिवस और 25 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दिसंबर की बात करें आखिरी महीने की, तो 8 दिसंबर को ही आ जाता है विश्व एड्स दिवस, 5 को विश्व मिट्टी दिवस और 11 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो ये थे कुछ जरूरी दिवस जो हमारे लिए स्मरण करने योग्य होते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक इस यूनिट का, वो है महान नेताओं का जीवन व कार्य। अब ये भी कुछ हटके टॉपिक है, यहाँ पे कुछ आपके फेमस ऐसे आइडल पर्सन के नाम हैं और जो कि सिलेबस में है, मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है क्योंकि मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है, चाहे वो झांसी की रानी का पूछ ले, ठीक है, चाहे वो महात्मा गांधी का पूछ ले, चाहे जवाहरलाल नेहरू का पूछ ले, वो एक ना एक जरूर पूछेगा और हर बार पूछा है। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, हर बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करें। मैं यहाँ पे 6 के 6 नामों को डिफाइन करूंगी। नोट्स हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकती, आप उन नोट्स को यूज करके कैसे आप अपना आंसर प्रिपेयर करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आएंगे हमारे महात्मा गांधी जी, जिनके बारे में बेसिक नॉलेज दे देती हूँ। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर में। इनका जीवन दर्शन जो है वो 4 चीजों पर आधारित था, सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह, और यही इनके हथियार भी थे। तो आप इन्हीं चीजों को इलैबोरेट करके लिखते जाएंगे, पेपर में आएगा, जरूर आएगा, इसमें से जरूर आएगा। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अहम भूमिका रही थी और ये भारत के राष्ट्रपिता भी कहलाए। शैक्षिक दर्शन की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा में इन्होंने मातृभाषा पर बल दिया था। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, ऐसा इन्होंने कहा था। शिक्षा द्वारा मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए और हस्तशिल्प को भी बढ़ावा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला जो हमारे पास लेजेंड आता है वो है रानी लक्ष्मीबाई, नाम तो सुना ही होगा। जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को काशी में। ये भी हमारी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र हुआ था, जिसकी पर 4थे माह में ही मृत्यु हो गई थी। 4 महीने हुआ था बेटा और मृत्यु हो गई। राजा के देहांत के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने जबरदस्ती झांसी को पाना चाहा। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र दामोदर को उत्तराधिकारी नहीं माना, यानी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद लक्ष्मीबाई ने क्या किया, अंग्रेजों से भिड़ने की ठान ली और फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ, वो वीर गति को चल बसी। तो इनके ऊपर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो एक कविता लिखी हुई है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है, ये तो आपको पता ही हो। तो इन चीजों को लिख कर थोड़ा हम अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई भी नाम दे देंगे आपको, भगत सिंह मान लो दे दिया, और फिर लिख देंगे भगत सिंह की भूमिका पर प्रकाश डालिए,
बस सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको सारी चीजें लिखनी है जो भी आपको आती हैं, और जो नहीं भी आती तो आप बना बना थोड़ा बहुत उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे। तो बात करते हैं भगत सिंह की। जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। पिता थे सरदार किशन और माता थी विद्यावती कौर। ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाले थे, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब भी ये थे, और इन्होंने मतलब इसका जो है जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था तो इन्होंने बहुत ज्यादा रोष दिखाया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये हिंसक तरीकों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते थे। जैसे हमारे महात्मा गांधी एक तरफ अहिंसा को मानते थे, तो ये इनका मानना था कि ऐसे आराम से बैठने से अंग्रेज नहीं जाएंगे। क्रांतिकारी दलों के ये नेता बने, और सावरकर की किताब 1857 में जो आई थी, और किताब का नाम था स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति। ये किताब से ये बहुत ज्यादा प्रेरित थे भगत सिंह। 23 मार्च 1931 को 2 अन्य साथी ने फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार के तहत। अगले जो हमारे लेजेंड हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी। इनका जो जन्म हुआ था वो बहुत ही अति संपन्न परिवार था, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी इन्हें। भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रेरित थे ये। 1950 में लंदन में ये शिक्षा के लिए भेजे गए, और 1917 में 1950 में वो लंदन रहे थे, और मतलब वो ना लॉ वगैरह की पढ़ाई कर रहे थे। यस, तो इसलिए वो लंदन, मतलब ये यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि उनके पास उस समय भी इतना पैसा था कि वो लंदन जाके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। 1917 में इनका विवाह हुआ था कमला कौल से, और फिर गांधी जी से मिलने के बाद राजनीति में शामिल हो गए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पश्चिमी सभ्यता को फिर इन्होंने त्याग दिया और देश प्रेम से ओतप्रोत हो गए थे। इनकी पुस्तक भी है एक, भारत की खोज, एनसीईआरटी में लगी हुई थी, और 27 मई 1964 को तबीयत खराब होने की वजह से फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, हमारे अगले लेजेंड हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में। पढ़ने में हमेशा से ही होशियार थे, बचपन से ही होशियार थे। आपने इनके बारे में और भी पढ़ा होगा, अगर इन्हें डीपली पढ़ना हो तो इनके ऊपर काफी सारी किताबें लिखी हुई हैं, खुद इनकी लिखी हुई काफी किताबें हैं। तो बचपन में ही ये जाति और भेदभाव का सामना कर चुके थे। आप जानते ही हैं कि दलितों के लिए इन्होंने कितना कुछ किया था। जैसे महात्मा गांधी ने हरिजनों के लिए किया, तो छुआछूत व अस्पृश्यता जो कि दलितों को सहना पड़ता था वो इन्होंने खुद फेस किया हुआ था। आगे की पढ़ाई इन्होंने छात्रवृत्ति से की थी जो इन्हें मिलती थी, और इन्होंने अपना पीजी कोलंबिया में किया था। भारतीय संविधान के निर्माता थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, और पहले भारतीय विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले। ठीक है। इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं में ये निपुण थे। हिंदू से इन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया था क्योंकि ये हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। इनकी मृत्यु हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को, और ये मतलब आज भी हम इन्हें बहुत याद करते हैं। इनके ऊपर काफी सारी किताबें लिखी हुई हैं, कविताएं लिखी हुई हैं, दलित आत्मकथाएं हैं। आप पढ़ेंगे तो आप बहुत प्रभावित होंगे, और मैं तो यही कहती हूँ कि सिलेबस के लिए तो आप ये सब पढ़ते ही हैं, जो भी हमारा सिलेबस है, टॉपिक है। इसके अलावा साहित्य पढ़ना भी बहुत जरूरी है। बाकी ठीक है, तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म होता है, और इसका और कोई टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक इसमें कंक्लूड है। में हम करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट ईवीएस यानी एनवायरमेंट साइंस, पर्यावरण अध्ययन का इकाई 3। इससे पहले हम इकाई 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इकाई 3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस इकाई का जो नाम है वो है शिक्षण अधिगम नियोजन प्रक्रिया, कि किस प्रकार जो पर्यावरण अध्ययन है उसका शिक्षण किया जाए और बच्चे उसको अधिगम करें, सीखे, और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया को नियोजित किया जाए। तो सबसे पहली बात इसमें जो आई रही है वो है सूक्ष्म पाठ योजना की। तो जो माइक्रो टीचिंग है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक है किसी ना किसी यूनिट में, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लें तो वो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस यूनिट का। तो सूक्ष्म पाठ योजना माइक्रो टीचिंग क्या होती है, शिक्षण क्रियाओं से संबंधित है ये, और कक्षा अंतर प्रक्रिया की परिस्थिति है कि जब आप एक क्लास में जाएंगे कल को पढ़ाने के लिए टीचर बनकर, तो उससे पहले ये आपको एक परिस्थिति दे देता है कि आप कैसे पढ़ाएं।
सीखने में ये सहायक होता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक होता है कि टीचर में जो कमियां होती हैं वो उसे पहले ही पता चल जाती हैं और फिर वो खुद को ठीक कर लेता है। शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित है ये, कि जो शिक्षक है उसका व्यवहार कैसा है जब वो ट्रेनिंग ले रहा है और कैसा होना चाहिए जब वो एक टीचर बनकर क्लासरूम में जाता है। अगली चीज है यहाँ पे इकाई योजना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म पाठ योजना और सूक्ष्म जो हमने माइक्रो टीचिंग जो है, सूक्ष्म शिक्षण जो है, वो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी नई चीज आ रही है जिसे हम कहते हैं इकाई योजना। ठीक है, यूनिट प्लानिंग। तो ये क्या चीज है, इसे देख लीजिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार अंतर भी पूछ लेते हैं इकाई योजना में और ये सूक्ष्म जो योजना है उसमें, सूक्ष्म टीचिंग जो है उसमें। तो इकाई योजना क्या होती है कि किसी भी इकाई को निश्चित क्रम में पढ़ाना। किसी भी यूनिट को आप एक क्रम से पढ़ाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं, फिर वो क्या है, फिर उसकी लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है। इस तरीके से आप जो है स्टेप वाइज बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो होती है छोटी छोटी इकाइयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया देता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, इकाई का उप इकाइयों में विभाजन। एक इकाई होगी, यूनिट होगा, उसका नाम होगा और फिर नीचे उसके बहुत सारे यूनिट होंगे। यूनिट यानी कि टॉपिक्स होंगे। अब बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपका खुद का सिलेबस है, डीएलएड का उठा लीजिए। आपके पास क्या है, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही, 5 यूनिट्स हैं और हर यूनिट के अंदर नीचे आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि क्रम में हैं और आप उसे क्रम में ही पढ़ते हैं, स्टेप वाइज पढ़ते हैं। तो सेम वही चीज ये इकाई योजना है। सेम आप उसी सिलेबस को माइंड में रखिए जो आपका खुद का डीएलएड का सिलेबस है। अब इस इकाई योजना के कुछ सोपान होते हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग के हमारे कुछ सोपान होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है कि ऐसे शुरू होता है स्टार्टिंग में पूर्व ज्ञान के क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशंस, ऐसे आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ सोपान होते हैं, जिसमें कि पहला है अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन। पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है। सेम वैसे ही प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन हो जाएगा। आत्मीकरण यानी छात्रों द्वारा विषय को सीखा जाएगा। संगठन किया जाएगा यानी बिना पुस्तक के छात्रों को कितना पता चला हम ये उससे पूछेंगे या मूल्यांकन करेंगे एक तरह से। अभिव्यक्तिकरण, इसे रेसिटेशन भी कहते हैं, यानी विषय वस्तु की पुनरावृत्ति, चाहे वो टीचर करे या स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सोपान है, इसे याद कर लें। बेसिकली क्या होता है कि बिखरे हुए बिंदुओं को एक साथ नियोजित कर ही इकाइयों को बनाया जाता है। जैसे कि देखिए एक यूनिट तैयार कैसे होती है, आपका सिलेबस जो है उसमें एक यूनिट कैसे तैयार की गई है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को उठाकर फिर एक यूनिट बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज, वेदांत समाज, अछूत आंदोलन, तो ये सब क्या बिखरे हुए बिंदु हैं, लेकिन अगर मैं इसे यूनिट बना दूं, इकाई बना दूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भारत में धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन, क्योंकि ये सारे ही भारत के समाज और धर्म सुधार आंदोलन थे। तो ये आपका इकाई योजना है। परिभाषा की बात करें तो रिस्ट ने कहा कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बताती है। समानता और एकता मतलब इकट्ठा कर ली जाती है वहां पे चीजों को। इसके लाभ क्या क्या होते हैं इकाई योजना के? जो लाभ आपके सूक्ष्म पाठ योजना है वैसे ही इकाई योजना के भी हैं। इसके मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं कि अच्छे से समझ में आता है, टीचर भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता है। इकाइयाँ छोटी छोटी होती हैं, छात्र केंद्रित होता है ये, सक्रिय सहभागिता होती है टीचर की भी, स्टूडेंट्स की भी। इसमें स्व अध्ययन भी होता है, रोचकता होती है, क्रमानुसार अधिगम होता है कि आप किसी भी चीज को स्टेप वाइज पढ़ते हैं। बोध यानी आपको आपकी समझ में भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। देखिए इकाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी ही चीजें करवा रही हूँ। सीमाएं में आप लिख देंगे इकाई पद्धति का अपूर्ण ज्ञान, कि आपने तो इकाई बना दी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो इकाई अपने आप में कंप्लीट है या नहीं, हो सकता है उसमें और भी टॉपिक्स आ सकते हैं। कुछ मूलभूत तथ्यों का ना सीख पाना और असहानुभूति दृष्टिकोण होता है इसमें। प्रशिक्षण का अभाव होता है, साधनों का अभाव हो जाता है, क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे होते हैं कि आपको मटेरियल ही नहीं मिलता कि कहाँ से क्या पढ़े। कोई किसी एक किताब में नहीं मिलता ना आपका सिलेबस का। अब देखिए वीडियो भी तैयार करने के लिए मुझे 3-4 किताबें उठा के इंटरनेट, गूगल, कई जगह से जो है जानकारी निकालनी पड़ती है। तो इकाई योजना का ये एक ड्रॉबैक भी है। अध्यापकों की उदासीनता, इस वजह से क्या होता है टीचर भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर कहाँ कहाँ से वो जानकारी लेकर आए और बच्चों को समझाएं। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में सुविधाओं का अभाव होता है, वही किताबों की कमी, मटेरियल्स नहीं मिल पाते जल्दी से।
आगे मैंने यहाँ पे कराया आपको इकाई योजना और पाठ्य योजना में अंतर। तो आप इकाई योजना जान ही चुके हैं, पाठ्य योजना भी जान चुके हैं, तो अब इन दोनों का अंतर इजीली कर सकते हैं। इकाई योजना क्या होता है, इसका स्वरूप व्यापक होता है यानी बड़ा होता है, जबकि पाठ्य योजना संकुचित होता है। इकाई योजना संपूर्ण विषय को बहुत ही कम भागों में बांटता है, जबकि पाठ्य योजना विषय वस्तु में अनेक पाठ यानी छोटे छोटे अंगों को शामिल करता है। इकाई योजना समान उद्देश्य के संदर्भ में विभिन्न इकाइयों में विभाजित होता है। पाठ्य योजना में क्या होता है, समान उद्देश्य होना आवश्यक नहीं होता। इकाई योजना में विषय वस्तु के उचित संगठन को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार जो है प्रस्तुत करती है, और जो हमारी पाठ्य योजना है वो अधिगम उपलब्धियों के मापन को आधार प्रदान करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के उपागम यानी अप्रोचेस। इसमें क्या होता है कि विषय के उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले उपागम, कौन कौन से ऐसी चीजें अप्रोच है जो हम अपनाएंगे जिससे क्या होगा कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। जैसे कि पहला होगा वैचारिक उपागम, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। इसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को क्रियाकलाप के दौरान सिखाते हैं, कोई काम करते हुए हम बताते जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। किसी चीज को स्पर्श, आभास, स्वाद, सूंघना, इससे अनुभव यानी एक्सपीरियंस से सिखाना। बोधात्मक ज्ञान का उत्पन्न होना, इसके बाद बाहरी प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको वैचारिक उपागम आ गया है तो फिर बाहरी रूप से आपको कोई प्रेरित करे इसकी आवश्यकता नहीं होती। स्मृति में समाहित यानी चीज पहचानना और समझना, ये चीजें आ जाती हैं। दूसरा होता है प्रक्रिया उपागम यानी कि प्रोसेस साइंटिफिक। इसमें वैज्ञानिक विधि ये बिल्कुल समान है जैसे विज्ञान में कराया जाता है, प्रेक्षण, परिकल्पना, प्रयोग, आंकड़े एकत्र करना, निष्कर्ष निकालना, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। समस्या के हल के लिए छात्र स्वयं अपनी विधि को चुनते हैं कि उन्हें प्रेक्षण करना है, प्रयोग करना है, या कैसे वो किसी भी टॉपिक को सॉल्व करेंगे। इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जैसे आंकड़ों का उपयोग, नापना, विभाजीकरण करना, संचारण करना, पूर्वानुमान करना, अनुसंधान, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। अगला है एकीकृत, संगठित या फिर इंटीग्रेटेड जो अप्रोच। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु व प्रक्रिया दोनों को सम्मिलित रूप से पढ़ाया, इंटीग्रेट पढ़ाया जाता है, यानी कि विषय वस्तु भी होगी और प्रैक्टिकल्स भी होंगी और थ्योरी भी होगी, दोनों चीजें होंगी, यानी सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों रूप से होगा। और पर्यावरण अध्ययन इसी का एक उदाहरण है। ताप, जैसे कि ताप विषय वस्तु हो गया और ताप को मापना प्रक्रिया हो गई है ना, तो इन दोनों को साथ में पढ़ाया जाएगा। इसके 3 मुख्य पहलू होते हैं, विज्ञान की प्रकृति कि विज्ञान कैसा आप पढ़ा रहे हैं, छात्र की प्रकृति, छात्र का नेचर कैसा है, और समाज की प्रकृति। ठीक है, अगला हमारा अप्रोच है समावेशी उपागम, इंक्लूसिव। ठीक है, इसका क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में सभी को शामिल करना है। इसमें आपको जो विधि, जो उपागम सूटेबल लगता है वो आप यूज करते हैं, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, बस ये इसका मेन मोटिव होता है। इसमें आयु, लिंग, जाति, वर्ग, शारीरिक बौद्धिक क्षमता और आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भी वंचित ना रहे। इसकी विशेषताएं क्या है इन अप्रोचेस की, और इसकी तकनीकें, ये दोनों देख लेते हैं। विशेषताओं की बात की जाए तो सहभागिता द्वारा सीखना, स्वाध्ययन की योग्यता आती है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, सीखने की अपनी गति में वृद्धि होती है और उत्तरदायित्व की भावना आती है। इसमें तकनीकी हम टेक्निक कौन कौन से यूज कर सकते हैं, एज अ टीचर, समूह कार्य करवाना, टीम वर्क, स्वाध्ययन के काम देना, सामूहिक अध्ययन देना, भ्रमण पर ले जाना और करके सीखने पर बल देना। अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल, यानी अपने आसपास से सीखना। इसका पहला जो आपका आ जाएगा वो है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। तो प्रक्रिया कौशल के आधार पर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, संवेदी अंगों द्वारा पर्यावरणीय घटकों का अवलोकन करना, कि बच्चा खुद ही अपने संवेदी अंगों, आंख, नाक, कान से सूंघना, देखना, सुनने के द्वारा क्या करेगा कि पर्यावरण में क्या क्या चीजें हो रही हैं, सूरज कब निकल रहा है, कब डूब रहा है, कब गर्मी ज्यादा है, कब सर्दी है, बारिश हो रही है, इन सारी चीजों को वो अवलोकित करता है। पर्यावरण का प्रयोगात्मक अवलोकन होता है। इसमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाता है। जब हम देखकर सीखते हैं ना तो फिर वो हमारा ज्ञान हमेशा के लिए रह जाता है। इसमें हम कार्य क्या क्या दे सकते हैं, समुचित अवसर प्रदान करें, कक्षा से बाहर ले जाने की व्यवस्था हो, प्रयोगशाला कार्य हो, अर्जित अनुभवों को सम्मान दिया जाए, अनुभवों का आदान प्रदान किया जाए, जो भी एक्सपीरियंस है बच्चों के उनको महत्व दिया जाए।
सेकंड थिंग आती है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यानी समूहों में विभाजित करना। आसपास की वस्तुओं की समानता और असमानता के आधार पर हम क्या करते हैं, समूहों में विभाजित करते हैं। जैसे कि वनस्पति के अंदर हम घास, लते, पौधे, पेड़ ये सब लेंगे, जबकि जीव जंतु के अंदर हम क्या लेते हैं, पक्षी, पेड़, है ना, ये सारी चीजें। वर्गीकरण के आधार क्या क्या हो सकते हैं, आकार यानी बड़े जानवर हो गए, छोटे जानवर हो गए, आकृति, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, स्वाद, गंध, जीवन अंश, कठोरता, अवस्था, रंग। तो इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगला हमारा परिकल्पना यानी कि हिपोथेसिस। इसमें क्या होता है, तथ्यों, घटनाओं और प्राकृतिक पदार्थों की व्याख्या की जाती है। इसमें बौद्धिक व काल्पनिक मत प्रदान होता है। इसके आधार पर आगे खोज या फिर अन्वेषण किया जाता है। सभी माध्यमों द्वारा इसमें सूचना ग्रहण की जा सकती है। समस्याओं से संभावित हल निकाला जाता है और सही हल का परीक्षण किया जाता है। उचित व सही परिकल्पना का चुनाव भी इसमें जरूरी होता है। अगला हमारा उपकरण है अनुमान यानी प्रेडिक्शन, अनुमान लगाना, एक प्रकार की भविष्यवाणी या फिर प्रतिफल। जैसे कि आप मौसम को देखकर बता देते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं, है ना, तो ये भी एक क्या हो जाती है, भविष्यवाणी हो जाती है। अवलोकन व अनुभवों के आधार पर अनुमान, जैसे वायुमंडल की स्थिति के आधार पर मौसम का अनुमान लगा लिया जाता है। बाढ़ व सूखे का अनुमान लगा लिया जाता है कि अगर ऐसी बारिश होती रही तो बाढ़ आ जाएगी, है ना। अगला है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, ये अंतिम सोपान होता है और ये इसमें क्या करते हैं, हम परिणाम प्राप्त करते हैं बिल्कुल लास्ट में। अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने व शिक्षण की तकनीकें। आप बच्चे को, आप प्राइमरी लेवल पे जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, विचार विमर्श, डिस्कशन करते हैं, मानचित्र पढ़ाते हैं, सामूहिक कार्य देते हैं, रोल प्ले कराते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हैं, प्रदर्शन व प्रदर्शनियां हो सकती हैं, भ्रमण पर ले जाया जा सकता है, परियोजना कार्य दिए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्य, और सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने के लिए। इसका आखिरी और अंतिम जो टॉपिक है वो है खेलों द्वारा पर्यावरण जानकारी। ये इससे पहले वाले यूनिट में भी आया हुआ था खेल का, तो खेलों से कैसे बच्चों को पर्यावरण वाली जानकारी दी जा सकती है। तो यहाँ पे आपके कई तरह के खेल आएंगे, उसमें आप पर्यावरण को जोड़ेंगे और इसको आंसर को तैयार करेंगे। पहला प्रयोगात्मक खेल होते हैं, जैसे वस्तु को छूना, उठाना और फिर उसका परिचय ज्ञान करना कि बच्चों ये पेड़ है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये चिकनी होती हैं, ऐसे। चेष्टा खेल यानी उठना, दौड़ना, कूदना, फिजिकली जो होते हैं। रचनात्मक खेल जैसे मिट्टी, पत्ते आदि से कुछ भी बनाना, फूलों से माला बनाना, है ना, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ हम पर्यावरण की जानकारी भी बच्चों को देंगे। संवेगात्मक खेल जैसे नाटक मंचन करवाना बच्चों से पर्यावरण के ऊपर, जैसे जल संरक्षण के ऊपर करवा दिया हमने नाटक, तो वो हमने पर्यावरण से जोड़ दिया। बौद्धिक खेल जैसे इस वीडियो में हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन का इकाई 4, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि पढ़ाना और सीखने की जो भी सामग्री होती है, मटेरियल्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण अधिगम साधन के रूप में, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एक तरह से कैसे मीडियम बन सकता है बच्चों को पढ़ाने का। तो पर्यावरण ही वह स्थान है जहाँ पर सीखने संबंधी सारे कार्यों का श्रीगणेश होता है, यानी स्टार्टिंग बच्चा इन्वायरमेंट से ही करता है। पर्यावरण में घटित क्रियाओं के अनुभव द्वारा सीखना, पर्यावरण में जो भी घटनाएं हो रही होती है उनको देखकर और अनुभव कर बच्चा सीखता है। भौतिक व जैविक पर्यावरण के संपर्क में आने के अवसर हमें बच्चों को देने चाहिए, जैसे संग्रहालय, चिड़ियाघर, कल कारखानों ले जाना, खेत, ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक स्थलों पर भ्रमण करवाना। उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पर्यावरण सीखने का एक उचित माध्यम बन सकता है। बालकों को उनके आसपास एक पर्यावरण को केंद्र मानकर सिखाना चाहिए। स्थानीय पर्यावरण में वृद्धि करके देश विदेश और विश्व की जानकारी दी जाए, यानी सबसे पहले उसके स्थानीय पर्यावरण के बारे में बताया जाए, देन इसके दायरे को बढ़ाया जाए। अन्य विषयों जैसे विज्ञान, भूगोल आदि में भी पर्यावरण का सहयोग लिया जाना चाहिए। अगला टॉपिक है संसाधनों व शिक्षण अधिगम सामग्री कुंड का विकास, प्राथमिक स्तर पर अल्पव्यय या बिना खर्च वाली सामग्रियां। ये कैसी होती है, स्वनिर्मित होती है, मार्केट से नहीं खरीद लाते इन उपकरणों को। तो इनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये प्रभावशाली शिक्षण होती है, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, इसमें बच्चों का पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, अभिप्रेरणा का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अब जो बिना खर्च वाली सामग्रियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, बच्चे क्या इकट्ठा कर सकते हैं, पत्तियां, मिट्टी, कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे, गत्ते, कागज के गिलास, रद्दी, कागज, पत्रिका, अखबार पुराने, शादी के कार्ड्स, इन सब चीजों से हम अपने टीचिंग एड्स बनाते हैं और बच्चों से भी बनवाते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर चार्ट्स बनेंगे। जो ये चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ट्री चार्ट, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, पिक्टोग्राम। तो इन तरह के चार्ट्स हम बना सकते हैं। मॉडल्स बनते हैं, ठोस मॉडल, एक्सरे मॉडल, वर्किंग मॉडल, नॉन वर्किंग मॉडल है, आपको पता ही है। एटलस क्या होता है, मानचित्रों की किताब होती है। ग्लोब, गोले पर किसी भी ग्रह को उकेरा जाता है। मानचित्र प्राकृतिक और राजनीतिक कैसा भी हो सकता है। फिल्म, जिसमें हम शैक्षिक फिल्मों को दिखा सकते हैं। पिक्चर क्या होती है, एक तरह से रेखा चित्र होता है। और कंप्यूटर सहायक अधिगम, ये हम ईटी के यूनिट में पढ़ चुके हैं, यानी कंप्यूटर की मदद से कैसे बच्चा सीखेगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगला टॉपिक है संग्रह। संग्रह में हम पत्तियां, बीज, फूल, सिक्के, स्टैम्प, इमारतों के चित्र, ये सारी चीजें संग्रह करते हैं। बेसिकली संग्रह होता क्या है, मूल वस्तुओं का संग्रह, ताकि कक्षा में लाया जा सके। नमूना किसी भी वस्तु का प्रतिरूप होता है। मान लीजिए हम सारी चीजें नहीं तो उसके नमूने इकट्ठे कर लेते हैं। स्क्रैप बुकिंग की आवश्यकता या महत्व, स्क्रैप बुक में ही तो करते हैं ना कलेक्शन, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार व अपनी रचनात्मकता अनुसार स्क्रैप बुक कर सकता है। अब ये टोटली बच्चे पर डिपेंड करता है। यह अभिलेख की तरह है जो कि बाद में प्रस्तुत किया जाए, मेमोरी बन जाता है ये। और ये किसी अन्य व्यक्ति को उपहार स्वरूप भी दिया जा सकता है। संग्रहित वस्तुओं का ये घर होता है कि आपने कोई भी वस्तु संग्रहित की, लेकिन अब आप उसे रखेंगे कहाँ, तो इसके लिए आपको स्क्रैप बुक चाहिए। तनाव को दूर करके ऊर्जा का संचार करता है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे टाइम का सदुपयोग भी करते हैं। अगला टॉपिक है अवधारणात्मक नक्शा और विषयगत नक्शा। तो अवधारणात्मक नक्शा क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल जो हमारा मैप होता है, इसमें किसी भी संप्रत्यय या अवधारणा के बीच के संबंध को चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी विचार या जानकारी को श्रेणीबद्ध किया जाता है। जैसे मेरे पास एक जानकारी है कि पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है, पेड़ों से क्यों आवश्यक है, तो इसे हमें फ्लो चार्ट की तरह मैपिंग करके समझाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये रहा पेड़, देते हैं क्या क्या देते हैं, लकड़ी और ऑक्सीजन। अब इधर लकड़ी के नीचे एक और एरो बनाया है, इससे बनती है मेज और कुर्सी। ऑक्सीजन के नीचे जरूरी है किसके लिए, इंसान और जीवों के लिए। तो इस तरीके से हम अवधारणात्मक नक्शा तैयार करते हैं। रही बात विषयगत नक्शा की, तो ये भौगोलिक मानचित्र होता है जो किसी भी क्षेत्र के संबंधित विषय के बारे में डेटा बताता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को छायांकित यानी कि शेडिंग करके बता सकते हैं। जैसे कहाँ कहाँ इलेक्शन हुए, तो छायांकन की जगह हम दूसरे डिजाइन भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर एरिया, मैंने ऐसे ऐसे इसको छायांकित कर दिया है, तो मैं ये जानकारी दे सकती हूँ कि यहाँ पे वाटरफॉल हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे इलेक्शन हुआ, यहाँ पे ये जीता, यहाँ पे इतने वोट मिले। तो इन तरीकों से ये वाला मैप जो हमारा यूज होता है। अगला हमारा टॉपिक है मौसमी चार्ट, है ना, वेदर चार्ट बोलते हैं जिसको, वेदर रिपोर्ट भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न मौसम वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़ों को विस्तारित किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान के लिए आवश्यक होता है। इसमें क्या क्या तत्व होते हैं, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और मेघ आदि शामिल किए जाते हैं। इसके महत्व या आवश्यकता क्या है, क्यों हमें वेदर रिपोर्ट देखना चाहिए या पता होना चाहिए। कृषि पद्धति में सहायक, अगर आप कृषि करना चाहते हैं तो आपको मौसम की जानकारी होनी चाहिए। छुट्टियों की योजना, आपको कहीं बाहर जाना है तो। मत्स्य पालन, अगर आप फिशिंग करना चाहते हैं तो। जीवन व संसाधन का खतरा कम कर देता है ये। और समारोह आयोजन, आपको कोई भी समारोह आयोजन करना है तो आपको वेदर की जानकारी होनी चाहिए। विमानन के लिए, यदि आप कोई भी विमान में जाना चाहते हैं या फ्लाइंग करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी गतिविधि करना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगला और अंतिम टॉपिक है इस यूनिट का पर्यावरण अध्ययन किट अभ्यास। अब ये किट क्या होती है, पर्यावरण अध्ययन की हर विषय के लिए अलग अलग होती है। ये एक प्रकार का उपकरण होता है जो कि खेल व जानकारी दोनों रखता है। यह औपचारिक व अनौपचारिक रूप से इस्तेमाल हो सकता है। इसमें खेल द्वारा सीखने पर बल दे। इसमें कुछ ऐसी उपकरण चीजें होती हैं इन किट्स में कि बच्चा जो है खुद करके सीखता है। स्वयं का किट भी बच्चा बनाना सीखेगा। और अलग अलग विषय के लिए किट भी अलग अलग आते हैं। ये ऑनलाइन भी आपको कई वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, चाहे तो आप खुद भी अपने किट्स बना सकते हैं। तो ये आपका यूनिट 4 था ईवीएस का। वीडियो में हम ईवीएस का यूनिट 5 करेंगे जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन अधिगम का आकलन। तो ये आपका यूनिट 5 है, यानी आखिरी यूनिट है ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो है पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये आप पहले भी कई बार कई सब्जेक्ट्स के यूनिट में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट में किसी न किसी यूनिट में मूल्यांकन के तहत आता ही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मूल्यांकन की। अगर ईवीएस को लेकर, तो मूल्यांकन का अर्थ है पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्यों और मूल्यों की ओर उन्मुख
छात्रों में प्रगति व अभिवृद्धि की परख या फिर जांच। तो ये जो मूल्यांकन का अर्थ है, ये चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे आर्ट हो, वर्क हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट मायने नहीं रखता। जो मूल्यांकन है उसका तरीका जो है वो सेम ही रहता है। तो ये डेफिनेशन आपकी हर जगह फिट आएगी। जो मूल्यांकन है वो परीक्षा की अपेक्षा करता है, और मूल्यांकन जो है वो कहीं ज्यादा व्यापक है। ना कि आपने कोई टेस्ट ले लिया और आप मूल्यांकन कर ले कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और दूसरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। इसमें गुणात्मक तत्वों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है। इसमें जो बच्चा है उसके जो गुण हैं उसको हम कहीं ना कहीं कागज पर उतारते हैं, उसको ग्रेड देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। ये क्या करता है, शिक्षण उद्देश्यों की जानकारी देता है कि जो बच्चे को हमने पढ़ाया क्या वो उसके उद्देश्यों तक पहुंचा या नहीं, या बच्चे को कितना समझ में आया। ये हमें तब पता चलेगा जब हम मूल्यांकन करेंगे, जांच करेंगे। अगर परिभाषा की बात करें तो हमारे हैना ने और क्विलन ने जो दी है परिभाषा, वो इस प्रकार है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिनमें स्कूल द्वारा बालकों में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है और उसकी व्याख्या की जाती है। तो जो चीजें मैंने आपको ऊपर समझाई वही है। अब देख लेते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों अलग किस प्रकार से हैं। है तो दोनों ही मूल्यांकन, और दोनों ही आज के टाइम पे जो है वो जरूरी है हमारे शिक्षण में। सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है लगातार अथवा निरंतर बालक की क्रियाओं व कार्यों का मूल्यांकन कर उनका चहुमुखी विकास करना। यानी कि कंटिन्यूअसली हम बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन कर रहे होते हैं, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो प्ले ग्राउंड में हो, या वो स्कूल के किसी और काम में व्यस्त हो। तो यह वर्ष के अंत में परीक्षा लिए जाने से भिन्न है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बस लास्ट में एग्जाम ले लिया वर्ष के और फिर आपने मूल्यांकन कर लिया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। तो इस प्रकार के मूल्यांकन के दौरान बालक की क्रियाओं व उसके व्यवहार से संबंधित सभी पक्षों, चाहे वो मानसिक हो, नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भी कितने भी पक्ष हों, का मूल्यांकन कर उनका सर्वांगीण विकास करता है। जो व्यापक मूल्यांकन है ये लगातार चलने वाला मूल्यांकन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चे के सारे पक्षों को जोड़कर देखते हैं कि बच्चा जो है सुबह असेंबली में कैसे पोयम गाता है, या फिर किसी डांस प्रतियोगिता में कैसे डांस कर रहा है, स्पोर्ट में क्या कर रहा है बच्चा, राइटिंग कंपटीशन में क्या कर रहा है, कविताएं लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो हम उस एक व्यक्ति के जो व्यवहार के सारे गुणों को हम यहाँ पर जांचते हैं ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। यह मात्र विषय संबंधी परीक्षा लेने से अधिक विस्तृत है। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर मैं हिंदी की अध्यापिका हूं तो मैं बच्चे की हिंदी देखूं कि बच्चा हिंदी में अच्छे से बात करता है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो डांस में नहीं जा रहा है, वो स्पोर्ट्स में नहीं जा रहा है, वो शाय है, या फिर उसके अंदर कोई बेकार गलत आदतें हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एज अ टीचर हम उसके चारों ओर के व्यवहारों को मूल्यांकन करते हैं। अगला टॉपिक है विभिन्न उपकरण व तकनीकों द्वारा योगात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन। तो ये जो आपका है, सबसे पहले हम तकनीकों को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये योगात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो योगात्मक मूल्यांकन जिसे हम समिस्टिव भी इवैल्यूएशन कहते हैं, ऐसे जिसको कहते हैं। आपको अगर अपने स्कूल टाइम का याद हो तो ऐसे हुआ करते थे जो कि साल में 2 बार होते हैं या फिर 1 बार लास्ट में होते हैं। तो ये शैक्षिक पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों से संबंधित होता था। इसमें क्या होता था, विषय से रिलेटेड परीक्षा होती थी और प्रवेश प्रक्रिया शिक्षण कार्यक्रम परीक्षा पद्धति इसके अंदर आती है। जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया या फिर शिक्षण कार्यक्रम परीक्षा पद्धति इसके अंदर आएगी। ये शिक्षण उद्देश्यों को किस समय तक पूर्ण किया गया इसका पता लगाती है कि क्लास में जो पढ़ाया गया है उसका जो बच्चे ने कितना सीखा। उसके बाद आता है संरचनात्मक मूल्यांकन जिसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एफए भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे की कहीं ना कहीं हम सृजनशीलता को चेक करते हैं। शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न विधियों का प्रयोग करके हम बालकों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हमने छोटा मोटा टेस्ट जो है बच्चे से ले लिया, अथवा ऐसे प्रश्न प्रदान कर दिए जिसका उत्तर वो स्वयं खोजेगा। यानी कि जो परियोजना कार्य होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो सारा हमारा एफए के अंदर आता है। ये सैद्धांतिक पद्धतियों को प्रयोगात्मक तरीके से समझाता है। तो ये था हमारा योगात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन।
अब हम देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, हम किन किन तरीकों से ये मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये विधियां कोई नई नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं या आप पीटी में भी पढ़ चुके हैं, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में भी ये चीज़ें डीपली आई हुई थी। जहाँ पे पहली चीज़ आती है प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनरी। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं बच्चों से पूछने के लिए। जाँच सूची लिस्ट बनाई जा सकती है, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, इंटरव्यू लिए जा सकते हैं, रिकॉर्ड एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होते हैं डेली वाइज वाले वो रखे जा सकते हैं, और कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, केस स्टडी की जा सकती है पर्टिकुलर बच्चे पे, और रेटिंग स्केल बाद में उनको प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ पर वीक है। तो ये सारी कुछ विधियां थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इलेबोरेट करके और मतलब खोलकर लिखेंगे, ये सिर्फ मैंने पॉइंट्स बताए हैं। अगला टॉपिक है आत्म मूल्यांकन तथा सहकर्मी समूह मूल्यांकन, जैसे इंग्लिश में सेल्फ इवैल्यूएशन और पीयर इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। तो आत्म मूल्यांकन क्या है, सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है, मतलब खुद को ही मूल्यांकन करना। यस, स्वयं को देखने की प्रक्रिया। जब हम खुद का मूल्यांकन करते हैं, खुद को देखते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और अपने काम से संबंधित मूल्यों को जानते हैं कि हमने किस किस क्षेत्र में कैसा कैसा काम किया है, अपनी योग्यता को पहचान कर हम आगे बढ़ते हैं कि अच्छा ये चीज मेरी अच्छी है तो मुझे इस वे में आगे जाना चाहिए। इसके बाद हमें अपनी त्रुटियों का भी पता चलता है जिसका हम सुधार करने में सक्षम हो जाते हैं। अगली चीज है सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट भी कहते हैं, जिसको इसके अंदर क्या होता है कि छात्र व उनके सहकर्मी यानी जो एक ग्रुप है वो ग्रेड असाइनमेंट करते हैं, एक साथ मिलकर कुछ काम करते हैं, या शिक्षक के निर्देश पर आधारित ये मूल्यांकन होता है कि टीचर जो होता है वो सिर्फ निर्देश देता है, लेकिन जो रियल मूल्यांकन इवैल्यूएशन है वो पीयर ग्रुप के स्टूडेंट्स आपस में करते हैं। यह अभ्यास शिक्षकों के समय को बचाता है और पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में छात्रों की समझ में भी सुधार लाता है, उनके कौशल में सुधार होता है, और ये पूरी कक्षा को वर्गीकृत करके मतलब कम टाइम में एक ही बार में पूरी क्लास अभी इवैल्यूएशन करना हो तो एक एक बच्चे का पर्टिकुलर टीचर करे तो बहुत टाइम लगता है। तो ये जो पीयर इवैल्यूएशन या असेसमेंट है इसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं जब हमारे पास बच्चे ज़्यादा और टाइम कम होता है। तो अगला है हमारा उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। अब ये अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी सी चीज है। उपलब्धि परीक्षण मीन्स आपने बच्चों को कुछ भी पढ़ाया एक पर्टिकुलर टाइम तक, चाहे वो एक हफ्ते की क्लास रही हो चाहे 3 महीने की क्लास रही हो, उस चीज को लेकर, और फिर उस विषय से संबंधित आप एक परीक्षण यानी टेस्ट लेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे ने किस हद तक उसको सीखा या उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति की है। तो ये क्या होता है, इससे स्कूल से विषय संबंधी ज्ञान का पता चल जाता है, विषय की उन्नति का ज्ञान की सीमा का परीक्षण हो जाता है कि किस सीमा तक बच्चे ने सीखी है वो चीज। इसकी परिभाषा इबेल ने दी है कि उपलब्धि परीक्षण वह है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करता है। तो वही चीज है जो मैंने ऊपर समझाई। ये जो अचीवमेंट टेस्ट है इसका महत्व क्या है देख लीजिए। ये विद्यार्थियों का वर्गीकरण, इसके अंदर जो होता है वर्गीकरण करके हम टेस्ट लेते हैं, कठिनाइयों का हम निदान कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट के बाद हमें उनकी कमियां पता चल जाएंगी, विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सकते हैं, शिक्षा निर्देशन हमें मिलेगा, विद्यार्थियों को परामर्श देना और विकास में सहायक होता है, और परीक्षण में भी ये बहुत ही इजी होता है। इसलिए अचीवमेंट टेस्ट को काफी इफेक्टिव माना जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तो ये हमारा यूनिट 5 था ईवीएस का, जो कि पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। इसके साथ ही आपका ईवीएस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस